चुनावी नतीजों का डर। उन्हें किसान, उनको ये लग रहा था कि हरियाणा पंजाब के कुछ किसान हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, जो शायद उनके पास उनको मैसेज आया होगा या उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि देश के किसान खुश है। मैं बीजेपी के तमाम आज नेताओं पे हंस रहा हूं कि जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान खुश है, तमिलनाडु में किसान खुश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है, बाकी जगह किसान खुश है। जब पूर्वांचल में, मैं बार कल भी मैंने कहा था आप ही के चैनल पे, पूर्वांचल के अखिलेश के रोड शो में कोई बीजेपी के, अखिलेश के समर्थक लोग नहीं थे। वो लोग थे जो प्रताड़ित थे इस सरकार से। वो एंटी इनकम्बेंसी का रश था और उस प्रताड़ित लोगों में हर दूसरा आदमी किसान था, क्योंकि आज भी सबसे बड़ा उद्योग इस देश में है तो किसान ही है। सबसे ज्यादा यदि लोग निर्भर है तो खेती पे निर्भर है, चाहे काम करने वाले हो, चाहे किसान हो या किसान का परिवार हो। यदि 10 करोड़ स्मॉल होल्डिंग किसान, आज सरकार ही कह रही है, प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं, हालांकि उनके आंकड़े हर भाषण में बदलते रहते हैं, लेकिन जो ताजा ताजा भाषण दिया 2 घंटे पहले का, उसमें यदि वो 10 करोड़ से ज्यादा किसान कहते हैं अल्प भूधारक है, तो हर किसान के घर में यदि आप 3 मेंबर 4 मेंबर भी पकड़ो तो वो 40 करोड़ लोग रोज खेत में काम करते हैं। अल्प भूधारक इतनी औकात नहीं रखता बेचारा, उसके पास पैसा ही नहीं होता, उसकी स्थिति आर्थिक ऐसी नहीं है। और लगातार निरंतर 1947 से लेकर आज तक इस देश के किसानों को हमेशा सिर्फ वोटिंग बैंक के लिए और भाषणों में यूज किया गया है। यदि उनकी आज उनके लिए काम किए जाए होते तो आज यदि रिलायंस पनप सकता है तो इस देश का किसान क्यों नहीं पनप सकता? रिलायंस का इतिहास कोई आजादी के पहले का तो इतिहास नहीं है, अडानी का इतिहास तो कोई आजादी के पहले का इतिहास नहीं है। अडानी जी तो ये 2014 के बाद का इतिहास है और उसके पहले का इतिहास अंबानी जी का है, जो 60 के दशक में आए। 60 के दशक में आने वाले उद्योगपति यदि इतने बड़े हो सकते हैं तो 1947 से लेकर किसानों पे कोई भी सरकार काम करती तो क्या इस देश का किसान बड़ा नहीं होता? किया, प्रयास किया, बड़े बड़े बांध बने, इरिगेशन का काम किया, फिर इरिगेशन जो किसानों के लिए करना था, फिर नेताओं ने उसको भ्रष्टाचार के रूप में, महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार हुआ, 17,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम हुआ, और वर्तमान में सब सत्ता में है। आरोप लगाने वाले भी उनके गले में हाथ डाल के घूमते हैं और जिनने पैसा खाया वो भी मजे में है, और महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता है। किसानों के लिए किस सरकार ने काम किया? 6,000 रुपए की भीख देके आप सोचते हो कि किसानों के लिए काम किया आपने? नरेंद्र मोदी जी को मेरा भी चैलेंज है कि 6,000 रुपए साल के अपने अकाउंट में डलवाएं और एक टाइम की चाय पिला के दिखाएं दिल्ली में। आपका तो खर्चा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उठाता है, आपको क्या पता सब्जी के भाव, आपको क्या पता तेल के भाव। योगी जी को तो, योगी तो मठ के मठाधीश है, गोरखनाथ मठ के पास पैसा भी होगा, वहां तो लोग तेल चढ़ाने आते हैं, दिया जलाने आते हैं। जो तेल खरीदता है दिए में डालने के लिए, उसको पूछो तेल की कीमतें क्या है। 12 लाख दिए जला के आपने कई असंख्य, आप हर चीज को इवेंट करते हैं। आज भी आपने इवेंट किया कि चलो मैंने, और गोदी मीडिया में देख रहा था सुबह से लेके कि प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, माफी मांगना ऐतिहासिक निर्णय, ये एग्री करना, देश के सामने रिकॉर्ड पे ये कहना कि मैं लोगों को समझाने में असफल रहा। यदि इस देश के 10 करोड़ अल्प भूधारक किसानों को समझाने में आप असक्षम रहे तो ये गलती आपकी है। 10 करोड़ किसान असमंजस नहीं हो सकता, आप असमंजस है, गलती आपने की है, ये मानने को तैयार है। और मुझे लगता है कि किसानों ने जो प्रेशर बनाया है अभी वो प्रेशर बरकरार रखना चाहिए। मांग सिर्फ 3 किसान कानूनों की नहीं हुई थी, मांग ये भी हुई थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। अब पार्लियामेंट के सेशन में ये तीनों कानून वापस लिए जाएंगे, मतलब यथावत स्थिति बनी रहेगी। इसके पहले जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो मंडियों को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए फंड अलॉकेट भी हुआ था, लेकिन फिर वो सब जुमले हो जाते हैं, क्योंकि फंड अलॉकेट होने का, फंड आना भी तो चाहिए, किसानों तक पहुंचना भी तो चाहिए। तो किसानों को जब तक एमएसपी का जो निर्धारण है उसके बारे में किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके एमएसपी निर्धारित की जाए।
जिन अधिकारियों में जीवन में हल नहीं पकड़ा, जिन्हें कुछ पता नहीं है, स्टैटिस्टिक का कैलकुलेशन करके यदि आप ये समझते हो कि आपने एमएसपी तय कर ली और वही किसानों को 1.5 गुना प्रॉफिट देगी, तो इससे बड़े हास्यास्पद कोई बात नहीं है। पहले एमएसपी के लिए एक फॉर्मूले हुआ करते थे। देश के विभिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पूछा जाता था कि 1 एकड़ में सोयाबीन बोने में और सोयाबीन की फसल आने में कितना खर्चा होता है। वो यूनिवर्सिटीज अपने राज्यों को बताती थी, राज्य वो एक अपनी प्राइसिंग कीमत बताती थी केंद्र को, और फिर केंद्र उस पर एमएसपी तय करता था। वो तो सब सिस्टम खत्म ही हो गया। अब एमएसपी कैसी तय करते हैं पता नहीं। सरकार एक तरफ एमएसपी तय करती है, दूसरी तरफ इंपोर्ट कर देती है। जैसे ही आयात हो जाता है मार्केट में कीमतें गिर जाती है, किसान फिर लोगों के दलालों के हाथ में माल बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि एमएसपी पे तो सरकार कहती है हमने खरीदे, कहां खरीदी ये लोग नहीं समझ में आए। अपने ही चैनल पे शुक्ला जी जो पत्रकार है चंडीगढ़ के, वो बता रहे थे कि उनकी भी खेती है, वो तो उनको तो चावल धान बेच ही नहीं पाए, एमएसपी पे मिला ही नहीं कहीं। मंडियों में, उत्तर भारत के मंडियों में लगने वाली लगातार कतारें ट्रैक्टर की, और विदर्भ की मंडियों में कॉटन की लगातार लगने वाली, सोयाबीन की लगने वाली बैलगाड़ियों की कतारें, क्योंकि ट्रैक्टर आज भी एक बहुत बड़ा सपना है विदर्भ में। और उसके बाद ट्रैक्टर के लिए जो डीजल लगता है उसकी कीमतों का क्या होगा। मात्र किसान भाई बोलने से किसान भाई नहीं होते। भाई तो महाभारत में भी थे, कौरव और पांडव। यदि महाभारत ही दोहरानी है तो फिर ये देश तय करेगा कौरव कौन और पांडव कौन है। मेरे किसान भाई बोलने से काम नहीं होता, उस भाई का भाईत्व दिखना चाहिए। उस भाई के आंसू पोंछने के लिए प्रधानमंत्री के पॉकेट से रुमाल भी तो निकलना चाहिए ना। आज आपने बोल दिया 3 कानून वापस होंगे, ये सिर्फ चुनाव की वजह से है, ये कोई किसानों के प्रति प्रेम नहीं है। और यदि किसानों के प्रति प्रेम होता तो ये 6 महीने पहले भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हो गया। और यदि किसानों के प्रति इतना प्रेम होता तो मारे गए किसान रोड पे देख के टेनी महाराज को तुरंत बर्खास्त कर देते। लेकिन फिर वहां पे भी आपको ब्राह्मण वोट चाहिए, एक ब्राह्मण को निकाल के क्या मैसेज जाएगा, ये भी तो डर है। तो यदि ये वोट की राजनीति है और सब कुछ बैलेट पेपर पे और वो वोटिंग ईवीएम मशीन से तय होना है, तो फिर किसानों को भी मुझे लगता है कि आंदोलन चुनाव के समय ही करने पड़ेंगे। लेकिन ये किसान राजनीति नहीं करता, ये किसान, मतलब ये देश का सौभाग्य है। बिल्कुल। जिस दिन इस देश का किसान राजनीति करने लगेगा विनीता जी, ये तमाम दुकानें बंद हो जाएगी। विश्व की बड़ी पार्टी 5 करोड़ की मेंबरशिप, अरे 10 करोड़ तो किसान ही है, अल्प भूधारक। हर एक के घर में 3 वोट हो गए तो 30 करोड़ तो यही हो गए, कहां लगते 5 करोड़ आपके। कांग्रेस को कुल भारत में 12 करोड़ वोट मिलते हैं, वो 30 करोड़ के आगे क्या है। यदि वो सुनामी उठ गई तो उसके सामने कागज की नाव जैसे उड़ के चले जाएंगे। ये इस देश का सौभाग्य है कि किसान राजनीति नहीं करता। इस देश का सौभाग्य है कि हमारी आर्मी राजनीति नहीं करती। इस देश का दुर्भाग्य है कि अब हमारे कारपोरेट सेक्टर राजनीति करने लगे हैं, क्योंकि हमारे राजनीतिज्ञ उनके दरबार में मुजरा करने लगे। हम जीडीपी के लिए, स्टॉक मार्केट के ग्रोथ के लिए काम करते हैं। हम इंडेक्स, किसानों का मरने का इंडेक्स नहीं देखे, डेथ रेट किसानों का, जिस दिन डेथ इंडेक्स आप देखना शुरू कर दोगे उस दिन आपको लगेगा। लेकिन आप तो एनएससी और बीएससी देखते हैं, आपको डेथ इंडेक्स देखने की जरूरत क्या है। एफडीआई देखिए आप, फार्मर्स डेथ इंडेक्स, तब आपको समझ में आएगा आप किसके लिए काम करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की, मुझे याद है एक चैनल के कॉन्क्लेव में, तब तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, वर्तमान में गृह मंत्री है, उनको एक मैंने सवाल पूछा था कि देश में किसानों की आत्महत्या कब रुकेगी, तो उन्होंने उनका जवाब दिया था और बहुत सेंसेबल जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, सर्वप्रथम मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा वक्तव्य जो होगा वो तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाए, क्योंकि चैनलों में ये बहुत होता है। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि अभी किसानों की आत्महत्या नहीं रुक सकती, लेकिन आप ये भी मानिए कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। किसान को बिजली, पानी, खाद, बीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, भंडारण की व्यवस्था, अच्छी एमएसपी और एमएसपी पे खरीदने की गारंटी, ये तमाम चीजें जब मुहैया होगी तब किसान आत्महत्या रोक देगा।
और ये सब करने के लिए हमें 5-10 साल चाहिए। ये पहले टेन्योर की बात कर रहा हूं जो अध्यक्ष थे वो। उन्हें कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के ही विनती कर सकता हूं कि मेरे किसान भाइयों ने जब 60 साल सहा तो 5 साल और सहन कर लीजिएगा, मुझे और 5 साल दे दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपकी ये तमाम समस्याएं हल हो जाएगी। क्या आज ये समस्या हल हो गई? एक्सप्रेस वे पे प्लेन से उतरने से एक्सप्रेस वे पे मर्सिडीज भागेगी, बसें भागेगी, कारें भागेगी, मोटरसाइकिल भागेगी। एक्सप्रेस वे पे बैलगाड़ी नहीं चलती। आज ग्रामीण क्षेत्र में आके देखिए, मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, एक रोड बताता हूं मैं उनको। मार मेरे ही जिले का रोड है, आरण्य टू कापेश्वर, 40 किलोमीटर का रोड है। उसमें 4 घंटे में वो ट्रैवल करके दिखाए गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से। मैं मान दूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, सैल्यूट कर दूं उस प्रधानमंत्री को। 40 किलोमीटर के लिए 8 घंटे लगते हैं, ये सत्य है। वर्तमान में वहां महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ग्रामीण क्षेत्र की रोड उनकी भी जिम्मेदारी है। अशोक चौहान मंत्री है, लेकिन फिर उन्हें फुर्सत ठेकेदारों से कहां है? किसान मरे तो मरे, घड़ियाली आंसू सभी बहाते हैं किसानों को। किसान समझता आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसान समझता नहीं कि आप घड़ियाली आंसू बहाते, वो अपनी नियत ही समझ के चलता है। वो जब तक तकलीफ सहन कर सकता था, जब तक उसको लगा कि ये प्रकृति का मार है, ये मार्केट की मार है। जब उसने देखा कि सरकार मुझे मारने के लिए तुली हुई है, तो फिर उसने हुंकार भरी। और ये हुंकार तो 3 राज्यों के किसानों ने दिल्ली घेरी थी। और मैं बार बार कह रहा था कि इसके रिपरकेशंस आप ये मत समझिए कि किसान सिर्फ 3 राज्यों में आंदोलित है। अरे जिस किसान को खाने के लिए रोटी नहीं, जो किसान भाई दूज के दिन पैर पैर 12 किलोमीटर अपने बहन के पास जाता है, उसके पास कोई साधन नहीं है, वो दिल्ली कैसे आएगा विरोध करने? लेकिन उसने विरोध कर दिया। उपचुनाव हुए, उसने अपनी स्थिति बता दी। नागपुर के मंडी में चुनाव हुए, 18 के 18 बीजेपी वाले हार गए। वो तो गढ़ था, गडकरी जी उधर से आते हैं, फडणवीस जी उधर से आते हैं, जो बार बार अभी भी कहते थकते नहीं कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। किसानों ने एक स्ट्रोक में बोल दिया उनको कि हम वापस भेजेंगे, आप क्या होगे? क्या कर्नाटक में किसान आंदोलित नहीं है? क्या तमिलनाडु में किसान आंदोलित नहीं है? वो देखने की दृष्टि चाहिए होती है। जब कारपोरेट जगत के चश्मे से देखोगे तो सब कुछ उसी हिसाब से दिखाई देगा। और इनके चश्मे भी पता नहीं कौन से कंपनी के आते हैं। गृह मंत्री भी कहते हैं कि मैं दूरबीन और चश्मा लगा के देखता हूं तो मुझे कोई बाहुबली दिखता नहीं उत्तर प्रदेश में। और ये हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आप एक टाइप के चश्मे पहनते हो। इस देश को देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं। आंखें खुली करके देखिए, कान खुले करके देखिए, मस्तिष्क खुला होना चाहिए। तो इस देश के किसान की पीड़ा तो अरे जानवर समझते हैं। जानवर, इस देश के किसानों के जानवर अपने मालिक की पीड़ा समझते हैं, वो आंसू बहाते हैं। जी हाँ। जब अकाल पड़ता है और किसान, मैंने कई बार देखा विदर्भ और मराठवाड़ा में, मैं वहां की बात इसलिए कर रहा हूं ज्यादा क्योंकि मैं उसका साक्षी हूं, आई विटनेस हूं। जब घर में खिलाने के लिए गाय को कुछ नहीं होता तो किसान गाय को छोड़ देता है बाहर कि मां मेरे यहां भूखा मत मर। आंसुओं से रोते हुए अपने बैलों को छोड़ देता है कि कहीं और खाने की व्यवस्था तू देख, स्वयं आत्मनिर्भर हो जा, मेरे पास तुझे खिलाने की जगह नहीं है। तो बैल और गाय भी जाते नहीं, वापस आते हैं, अश्रु ढाते हैं। इस देश का जानवर यदि किसानों की समस्या समझ सकता है, दर्द समझ सकता है, शर्म आती है मुझे कहने में। हमारे पास ऐसी सरकार है जो किसानों को रोने के लिए तुली हुई थी। और आज आप कहते हो कि मैं समझा नहीं पाया। आप समझ ही नहीं पाए साहब। और आपके पास तो ऐसी फौज है जो समझते हुए भी आपके हाँ में हाँ मिलाती है। क्योंकि ताकत किसके पास है ये कहने की? किसानों के हितैषी सभी बनते हैं। दम किसके पास है ये बोलने का? प्रधानमंत्री जी आप गलत है। क्योंकि सबको अपना मंत्रालय प्यारा है, सबको सत्ता का मक्खन खाना है, ला दिए कि गाड़ी में घूमना है।
और फिर किसानों को गाड़ी से रोनने के बाद भी आप कैबिनेट में बने रहते हो, क्योंकि आपने किसानों को रोंदा जो सरकार के खिलाफ है। तो सरकार के खिलाफ होने वाले लोग सरकार को प्रिय कैसे हो सकते हैं? वो सरकारें और वो नेता अब शायद इस भूमि ने जन्ना बंद कर दिए, जो अपने खुले दिल से विरोधियों को भी साथ रखते थे। जी हाँ, ये सरकारें नहीं दिखेगी जहां अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस में भेजा गया, और वो अटल बिहारी भी नहीं मिलेंगे जो देश में सभी प्रधानमंत्री को नमन करते हुए प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आज लगता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बिल्कुल। लोग कहते बिल्कुल हैं कि ठीक देर कहा। से लिया लेकिन दुरुस्त लिया, देर से लिया दुरुस्त लिया, लेकिन चीजें दुरुस्त होगी क्या? 500 से ज्यादा किसानों की जो परिवार है आज, वो खुशी मनाए या शहादत के लिए इस हमारे देश को कोसे? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस किसानों के बेटे ही तो थे। भगत सिंह आंसू बहाते होंगे कि जिस देश के लिए उन्होंने शहादत दी, उस देश में ऐसी भी सरकारें आएगी कि उन्हीं के परिवारों को फिर एक बार शहादत देनी होगी। ये दूसरी आजादी की लड़ाई थी। सही कहा था कंगना ने एक बार, तो ये 2014 के बाद आजादी मिली, तो 2014 में फिर एक बार आजादी की लड़ाई किसानों को लड़नी पड़ी, अपने हक की लड़ाई में लड़नी पड़ी। अंग्रेजों ने लाखों मारे थे, उन्होंने 100 साल से ज्यादा राज किया था। इन्होंने किसान आंदोलन के 1.5 साल में ही 700 मारे, एवरेज वही बैठता है अंग्रेजों वाला। तो ना ये डायर से कम है, ना साइमन से कम है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।